हेलो मेरे स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जोरदार तरीके से अपनी, जैसे मैच देखते हो ना, जोरदार तरीके से पारी स्टार्ट करते हैं, वैसे भी आप जोरदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है इतना ही ओवर बचा हुआ है, इतने रन मारने हैं। ठीक उसी प्रकार आपको भी पता है, इतना ही दिन पता है कि इतना ही दिन रिमेन है, बचा हुआ है और इतना रन मारना है। प्रत्येक विषय में 100 आउट ऑफ 100 कितना जाना है। फिजिक्स में तो प्रैक्टिकल लगभग लगभग कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोगों का बचा हुआ है। तो भाई प्रैक्टिकल आप लोग अच्छे से दे लिए, अब पूरा दिलो दिमाग से लग जाइए। इस यह सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है भाई रसगुल्ला, देख लो, ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा। पीछे भी एक क्वेश्चन है, उसको बाद में कराऊंगा, पहले इसको कराऊंगा। ऐसा जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन छपेगा इस बार, और हुबहू ऐसे ही छपेगा जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो किसी न किसी सेट में छपने वाला है। तो भैया आप भूल ना करें कि भैया हम इसको छोड़ दें, तो छोड़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि धोखा हो जाएगा। बाद में सोचोगे काश सर की बात मान लिए होते। तो भैया आपसे मैं बता दिया हूं कि ये देख लीजिए, यह क्वेश्चन हुबहू छपने वाला है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करने। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो क्वेश्चन पुराने वाले 25 वाले सेट का चल रहा है, इसके बाद कल जो होगा सेकंड सेट चलेगा। तो आप धैर्य बनाए रखिए, एक एक सेट करा दूंगा। बाकी कमेंट में लिखिए और आपको क्या क्या चाहिए। आपकी तो सारा काम मैं कर रहा हूं, एक काम हमारा भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, घंटिया वाला बटन दबा दीजिए, जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन समय टू समय मिलता रहे। क्योंकि आपको उस समय बचा नहीं है कि यूट्यूब पे सर्च करेंगे खोलेंगे भैया, जहाँ जैसे ही आपको वीडियो हम लोग डालें तुरंत आपको मिल जाए। तो इसलिए घंटी वाला बटन दबा दीजिए भैया मेरे। अब चलते हैं कि यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो यहाँ हम लोग को तरीका सीखना है, ठीक है मेरा रसगुल्ला। तो क्वेश्चन को देखिएगा, बोला क्या हुआ भाई। पहला दिया कि व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों का संबंध P अपान Q इक्वल्स आर अपान एस। याद आया कि नहीं आया? यह हमसे कह रहा है कि यह आप रेशियो हमें बता दीजिए। पहली बात बोला है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो। फिर दूसरा न्यूमेरिकल दिया है, कोई धातु के 3 तार दिए हुए हैं। तो मैं आज का यह धुआंधार सेशन स्टार्ट करूंगा सबसे पहले न्यूमेरिकल से, क्योंकि न्यूमेरिकल ही है जिसमें जान लगाने में मजा आता है भाई, क्योंकि पूरा नंबर देता है। इसलिए आपने भी कहा सर न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल को मैं सबसे पहले प्रीफर कर रहा हूँ। थियरी तो हो ही जाता है मेरे स्कूलों, कहीं ना कहीं कर लेते हो। तो सबसे पहले आर करके दिया हुआ है, आपको एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन करना है, लेकिन मैं यहाँ आपका जो सॉल्व कराऊंगा तो दोनों कराऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको आज का जो क्वेश्चन दिया हुआ भाई मेरे, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो देखिएगा सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको ऊपर किया जाए, क्वेश्चन आपके सामने है। तो मैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट करा रहा हूं, तो केवल न्यूमेरिकल आपको दिखा दे रहा हूं। चलिए भाई, अब आपको केवल न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। थोड़ा सा मुझे जगह मिल गया यहाँ गिवन डेट को लिखने के लिए। भाई दिया हुआ है एक ही तार के दिया हुआ है कि कोई धातु है, मतलब धातु लोहा हो सकता है, कापर हो सकता है, जो भी हो, तो मतलब नहीं है। तो तार के लंबाइयों का अनुपात दिया 3:2:1 है, द्रव्यमानों का अनुपात दिया है 1:2:3 है, उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात बोला है R1 R2 R3 क्या होगा। इंग्लिश वाले मेरे भाई देख लेना, बोला है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड मासेस ऑफ 3 वायर्स ऑफ सेम मेटल 3:1 एंड 1:3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। समझ में आई बात? तो सबसे पहले लिखिए दिया हुआ है, सबसे पहले मेरे रसगुल्ला क्या दिया है उसको मैं लिख दे रहा हूं। दिया हुआ है कोई तार है, क्या दिया जी? तार है, मतलब जो मेटल है, धातु है, वो समान है। तो समान है, अगर एक ही मेटल है तो रो तो चेंज होता नहीं मेरे भाई। तो बस दिया हुआ भाई, पहले क्या दिया जी? एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइया। पहले दिया है लंबाइया, तो L1 रेशियो L2 रेशियो L3 कितना बोला है? 3:2:1, 3:2:1 बोला है। और साथ ही साथ द्रव्यमानों का भी अनुपात दिया हुआ है। द्रव्यमान मतलब M1 रेशियो M2 रेशियो M3 बोल रखा है। कितना ही है भैया? 1:2:3। ए भैया 1:2:3 ई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? पूछ क्या रहा है? तारों के प्रतिरोधों का अनुपात हमसे पूछना चाह रहा है
R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 रेशियो क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है जी, ये हमें बताना है। तो अब मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा, आपको भी आराम मिलेगा कि सर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो तो मुझे पता चल गया। रेडियस, सॉरी रेडियस बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब प्रतिरोध हमें बताना है। तो प्रतिरोध लंबाई एरिया, इसका एक डेरिवेशन कराए हैं। चूंकि हम जानते हैं R बराबर रो L बटे में A, आपको भली भांति ये पता होगा कि R बराबर होता है रो L बटे में A। अब कहोगे सर लेंथ तो हमें मिल गया, तो एक चीज और कहीं से जुगाड़ लगाइए। क्या लगाइए? जुगाड़ लगाइए कि सर क्षेत्रफल को हटा दें, वहां द्रव्यमान M1 M2 ला लें, उसमें रिलेशन आ जाए तो मजा आ जाता सर, हम लोग सॉल्व कर लेते क्वेश्चन। ठीक है जी, तो क्वेश्चन से हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान से सुनना, अभी मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख के भी करा सकता हूं, लेकिन फार्मूला आया कहां से वो चीज मैं पहले बता दूंगा, तब सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन। पहले आप धैर्य रखिए कि फार्मूला आया कहां से। तो ध्यान से सुनो, आप पढ़े होगे हिंदी मीडियम वाले मेरे बाबू, घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, द्रव्यमान बटे में आयतन। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? डेंसिटी इक्वल टू मास अपान का वॉल्यूम होता है भाई मेरे। ये देखो, ये हो गया डेंसिटी इक्वल टू, ये हो जाएगा मास, और ये हो गया वॉल्यूम। मिल तो गया है कुछ ना कुछ, लेकिन इस वॉल्यूम नहीं चाहिए जी, हमें एरिया चाहिए जी। एरिया चाहिए तो है हमें बता दें एक चीज यहाँ से, ये आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समय लूंगा लेकिन समझा के खोपड़ी में एकदम घुसा दूंगा, क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि कहां से आ रहा है इसलिए थोड़ा सा समय आपका लूंगा मैं। यहां देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है जी? एरिया होता है। तो v इक्वल टू हो जाएगा क्या भैया मेरे, यहाँ हो जाएगा एरिया, हाइट h मतलब तार की लंबाई यहाँ क्या हो जाएगी? l हो जाएगी। ठीक है जी, अभी मैं बताता हूं। अब यहां से ध्यान से सुन लेना, इस क्या दिया हुआ है? एरिया। एरिया के जगह पर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? एरिया के जगह पे अब देखो यहां दिया है v, दिख रहा है? वॉल्यूम, वॉल्यूम के जगह पे हो जाएगा यहाँ a इंटू में एल, लाके मैं सीधे सीधे यहाँ लाके रख दे रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, तो d इक्वल टू ऊपरा हो जाएगा m, निचवा v के जगह पे हो जाएगा a इंटू में एल। समझ में आया कि नहीं? हमें a का मान पुट करना है, मान लेते हैं यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो यहां से मैं अगर पुट करना चाहूं तो थोड़ा सा धैर्य रखना मेरे रसगुल्ला। भाई a है, यहाँ भेज दें, d को यहाँ भेज दें, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पहुंच गया a इक्वल टू, ऊपर अपने सीट पर m है, a के जगह पर कन्वर्जन चेंज हो गया, dl हो जाएगा, dl ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है भाई, ये है हमारा dl, a बराबर यम अपान का dl। अब मैं सेम काम यहाँ करूंगा, a के सीट को यहाँ पुट कर लूंगा, तो नया फार्मूला क्या निकल जाएगा जी? r इक्वल्स रो यल अपान, अब देखो यहाँ a के जगह पर यहाँ a दिया ना, m बट्टे में dl दिया हुआ है, तो m बट्टे में हो जाएगा d इंटू में l, dl जाएगा ऊपर, dl जाएगा ऊपर, तो रो इंटू में डी, और ये हो जाएगा यल। एक ठो यल पहले से है, एक ठो यल पहले से है, निचवा हो जाएगा यम। एक फार्मूला मिल गया, आर बराबर रो डी यल 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 स्क्वायर, निचवा हो जाएगा यम, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई मेरे भाई। देख लो, आर बराबर रो डीएल स्क्वायर अपान में एम। रो कांस्टेंट होगा, मेटल सेम है, धातु सेम है, तो यहां से जो फार्मूला मिला है थोड़ा यहां देख लेना आगे पीछे, तो कैसे गया भाई? यही ए का मान ला के मैं यहाँ रख लिया हूँ, एम बट्टे में डीएल, डीएल गया ऊपर, यल यल डीएल का स्क्वायर हो जाएगा, रो है, निचवा बच जाएगा एम। इसी फार्मूले का मैं यूज करने वाला हूँ। तो पहले साफ सुथरा देख लो मेरे भाई, उसको देख लो, तो वहां से क्या करूंगा, एक नया फार्मूला मैं बनाने चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो नया फार्मूला बनाने चल रहा हूँ जी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ यहीं पे सॉल्व कर दूं। ठीक है, ये रहा मेरे भाई, ये देख लो, वह फार्मूला है, वहीं से बता रहा हूं। देखो यहां से R1, अगर मैं R1 निकालूं, ध्यान से सुनना, तो जो R होगा, रो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं, D कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं, जो यहां से मिलेगा R, वो मिलेगा हमें यल स्क्वायर, मतलब R है, मिटक जा भाई, अरे रे मिटक नहीं रहा है, डायरेक्टली यल स्क्वायर अपॉन का एम।
आर क्या हो जाएगा डायरेक्टली यल स्क्वायर अपन क्या बचेगा यम, तो यानी कि यह आर यल और मतलब तार की लंबाई यल और उसका द्रव्यमान यम पर डिपेंड करेगा। 3 गो तार है, कौ दिया जी 3 गो तार दिया है। अब यहां ध्यान से सुन लो, 3 गो तार है, आई पहला तार है, आई दूसर का तार है, आई तीसर का तार है, मिल गया। 3 गो तार है, इसका लंबाई दिया है L1, इसका लंबाई L2, इसका लंबाई L3, इसका एरिया था A1, इसका एरिया था A2, इसका एरिया था A3। इसका भी रो होगा, इसका भी रो होगा, इसका भी रो होगा, इसका प्रतिरोध होगा R1, इसका भी प्रतिरोध R2 और इसका प्रतिरोध हो जाएगा R3। कोई दिक्कत, इसका द्रव्यमान है M1, इसका द्रव्यमान है M2, इसका द्रव्यमान है M3, सारा ये मान लेंगे। अब ध्यान से सुनना, मुझे बताना है R1 रेशियो R2 रेशियो R3 क्या होगा। तो भाई मेरे देखना, R1 निकालोगे तो L1 और यहाँ हो जाएगा M1, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ लिख लोगे L1 का स्क्वायर बटे में M1 रेशियो, L2 का स्क्वायर बटे में M2 रेशियो और L3 का स्क्वायर बटे में M3। बात समझ में आ गई। अब आप यही फॉर्मूला रख लेना कि R बराबर L स्क्वायर बटे में M, यही डिपेंड करता है। अगर मास दे दिया है तो भाई तीनों ला के रख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आसान हो गया। बड़ा इसलिए हुआ कि फार्मूला याद है, तो डेरिवेशन कराया हूँ फार्मूला तभी बड़ा हुआ है, नहीं तो यहाँ तक आया है मैं सीधे कहता कि R1 R2 R3 L1 M1 L2 M2 ऐसे करके लिखा देता, इतना नहीं बताता, तो फिर आपको ये रट्टा मारना पड़ता। भूल भी जाओगे तो उसी फार्मूले से निकाल लीजिएगा एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा भाई मेरे। L1 कितना दिया है 3 2 1, L1 3 L2 2 L3 1, तो यहाँ हो जाएगा देखना भाई 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा फिर कितना 2 का स्क्वायर और हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा भाई, सबके नीचे बट्टे में दिया M1 M2 M3 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। बात समझ में आ गई। अभी यहाँ तक आंसर हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है भाई, यहाँ थोड़ा सा धैर्य रख लीजिएगा। अब देखो यहाँ से R1 R2 R3 ये हो जाएगा R1 R2 और ये हो जाएगा R3। अब ये क्या होगा जी, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। देखो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और निचवा दिया है 2, तो 1 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, 9 रेशियो 2 रेशियो। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और निचवा हो जाएगा 3, 1 बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे 2 कट गया, 1 का कोई मतलब नहीं होता है। अब देखो अभी भी कहने का मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं दिख रहा है, और तीसरा वाला कह रहा है हमें कहाँ लटकाए हो, हमें कहाँ लटकाए हो, तुमको हटा दे का हटना है तो 3 से गुणा कर देना, सब में गुणा कर लें। यहाँ 3 से गुणा करेंगे, इसके पास 3 नमा हो जाएगा 27, 3 दूना हो जाएगा 6, यहाँ करेंगे तो बचेगा 1 और ये फाइनली हमारा आंसर आ गया है 27 रेशियो 6 रेशियो 1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था भाई मेरे, देख लीजिएगा क्वेश्चन बहुत लाजवाब था। अगर समझ में आ गया तो भैया एगो लाइक वाला बटन है दबा दीजिए, साथ ही साथ अगर फोटो खींच लीजिए, इसका फोटो खींच लीजिए, ठीक है फोटो खींच लीजिए तो दूसर का बता दें इसके आगे क्या दिया हुआ है। चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन। ये देख लो, अगर क्वेश्चन के साथ लेना है इसको 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट ये छोटा सा कर दी है, खींच लीजिए, ये आपको लगे क्वेश्चन के साथ आंसर मिल गया। हो गया भाई, चलते हैं अब आगे, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दिया व्हीट स्टोन सेतु, क्या दिया जी व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में भुजाओं का प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। व्हीट स्टोन ब्रिज पक्का आएगा, पक्का कह रहा हूं, आएगा तो आएगा भाई, ऐसे नहीं कर रहा हूं, आता है तभी बोल रहा हूं, आता हुआ है, आया भी हुआ है, उसका प्रूफ भी आपके पास, पेपर आपके पास होगा, प्रीवियस ईयर रखे होंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज, जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन तो व्हीट स्टोन बोलते हैं, नाम है ना व्हीट स्टोन ब्रिज, हिंदी में बोलते हैं सेतु। व्हीट स्टोन जो सेतु है ये बहुत कमाल का चीज है भाई, किसी भी प्रतिरोध को बताने के लिए। इसमें 4 ठो प्रतिरोध होते हैं, कितना जी 4 प्रतिरोध है, जिसको श्रेणी क्रम में एक चतुर्भुज के रूप में बना लिया जाता है, ठीक है। और हमें बताना है कि उसमें फार्मूला क्या होगा चारों प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद। फार्मूला भी मुझे पता है P/Q, Q
आर बटे में क्या होता है जी, यस होता है। पी अपन क्यू आर अपन में यस होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब बात सुनिएगा, यहां से ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है मेरे बाबू, मैं बना दूं थोड़ा, सबसे पहले फिगर बना दूं, लिख दूं हेडिंग क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है जी, व्हीट स्टोन ब्रिज है। भाई बी थोड़ा खतरनाक बन गया है, तो घबराने की बात नहीं है, सुंदर बना दे रहा है। व्हीट स्टोन ब्रिज, या बोलते हैं इसी को सेतु, सेतु, ठीक है। तो इसका फिगर कमाल का है, फिगर समझ में आ गया तो बाकी सब तो आसान हो जाएगा। तो फिगर समझ लीजिए भाई मेरे, फिगर समझ लो। फिगर आपको मैं बना दूं, देखो एक प्रतिरोध यहाँ है ऐसे, एक प्रतिरोध यहाँ है ऐसे, और एक प्रतिरोध यहाँ है ऐसे, और एक प्रतिरोध यहाँ ऐसे, 4 गो प्रतिरोध है। फोटोआ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो घबराने की बात नहीं है। लो मेरे भाई, ये जोड़ दिया, यहां से करंट जाता है, यहां से करंट जाता है, जाता है तो भाई जाने दो, हमें क्या करना, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। देखो इसका नाम है पी, क्या है जी, पी, ये क्या है जी, क्यू, ये क्या है, आर, ये है यस। 4 गो प्रतिरोध है, पी क्यू आर एस। यहां एक ठो क्या लगाते हैं जी, की लगाते हैं, ये क्या है जी, की, एक की है केवन, क्या बोलते हैं, कुंजी नंबर पहला। ठीक उसी प्रकार यहां लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, जिसका डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, 0, और यहां लगाते हैं K2, ये हो गया K2। बात इतनी समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो, यहां से जो धारा आई जा रहा था, 2 पार्ट में बट गया, यह धारा 2 पार्ट में बट गया, यहाँ हो जाएगा I1 और यहाँ हो जाएगा I2। कोई दिक्कत हो तो बताइए भैया, I1 I2 दोनों धाराओं ऐसे बह रहा है। अब ये जाएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे, फाइनल फिर यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। यहाँ I1 है, हाई काम नहीं कर रहा है, यहाँ भी होगा I1, यहाँ हो जाएगा हमारा I2। धारा भी लिख दिया, प्रतिरोध भी लिख दिया, तो लिखोगे क्या, 3 नंबर ने पूछा है, तो माना 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस है, जिन्हें एक आयताकार के रूप में जोड़ दिया गया है। एक सिरा नाम रख देते हैं भाई, ए बी सी और डी। सिरा बी डी के बीच जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसमें विक्षेपण शून्य है। क्या लिखोगे जी, विक्षेपण क्या है, शून्य दिया हुआ भाई मेरे, तो विक्षेपण शून्य है, मतलब हमें कौन धारा नहीं बह रहा है। एक चीज और, पहले पूछते हैं सब एग्जामिनर, जिसका प्रैक्टिकल बाकी होगा ध्यान से सुन लेना, कि व्हीट स्टोन ब्रिज में पहले एके दबाएंगे कि एके दबाएंगे, K1 को दबाओगे K2 को दबाओगे, तो ध्यान रहे कभी भी पहले K2 को नहीं दबाते हैं, पहले K1 को दबाते हैं, फिर से K2 को दबाया जाता है, क्योंकि K1 पहले मैनेज कर लेता है, यहाँ से डिफ्लेक्ट होता है इसीलिए, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, करोगे क्या, तो सबसे पहले इस वाले फिगर में देखना, हम लोग केवीएल ला लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज ला, किरचॉफ वोल्टेज ला। ये करंट ऐसे जा रही है, गोल गोल घूम के ऐसे आ गई, फिर ये भी ऐसे आ रही है, ऐसे गोल गोल, ये पास नंबर पहला है और ये पास नंबर क्या है, दूसरा है। तो यह 2 तरीके से पूछता है, हमसे यहाँ नाम लेके के नहीं पूछा हुआ है, तो हमारी मर्जी, जो दिल कहा वो उसी बात को मान लेंगे, जो आ रहा वो कर लेंगे। तो मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ बता रहा हूँ। कभी कभी ओम्स लॉ से भी पूछ लेता है, V इक्वल्स आई आर वाले फार्मूला से भी प्रूव किया जाता है, तो भाई कहोगे तो भी करा दूंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ से करा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ ध्यान से सुनना, फिगर पूरा समझ में आ गया होगा तो ध्यान से समझिएगा। हम कहेंगे लूप नंबर पहले, लूप, लूप क्या लिखूंगा जी, लूप, बोलोगे यहाँ किस लूप में भैया, तो देखो देखो देखो, ए बी डी ए, लूप ए बी डी ए, लूप ए बी डी ए की बात करोगे, जब लूप ए बी डी ए की बात करोगे मतलब लूप नंबर पहला। किरचॉफ लॉ कहता है प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग क्या होता है जी, उसमें उपस्थित जो सेल है विद्युत वाहक बलों के भी बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरा ला हमसे कहता है भाई
किरचॉफ साहब ने बताया था। तो ए वाला ला लगाएंगे तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। भैया हमारे ए फॉर एप्पल, आपसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आप ही पे लाके खत्म कर दूंगा। ऐसे 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 से बढ़ूंगा मैं। इनके पास गया तो भैया कह रहे हैं कि हमारे में धारा कितना है, I1 है, और प्रतिरोध कितना दिया है, P है। तो मैं कह रहा हूँ दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो भैया करा लीजिए। तो वो हो जाएगा I1 इंटू में हो जाएगा P। इतना बात बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब पहुंचेंगे दौड़ते दौड़ते B के पास। इनके पास जाएंगे। ये कह रहे भैया हमको तो न्यूट्रल कर दिए हैं, तभी तो इन्विटेशन काम करता है। तो हमारे में कोनो धारा वारा नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, डिफ्लेक्शन नहीं है। तो इस रास्ते से होते हुए हम ऐसे जा रहे थे, तब देखे उधर से धारा इधर आ रहा है, इधर हम ऐसे जा रहे हैं, वो ऐसे आ रहा है। कहे भैया तुम तो गजब कर दिए, हम सोच रहे थे प्लस होगा, तुम उल्टा आ रहे हो, अब माइनस करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। तुम्हारी डायरेक्शन क्या है, उल्टा है हमारी डायरेक्शन से। तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। ये हो जाएगा माइनस और हो जाएगा हमारा I2 और हो जाएगा R। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? और ए हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ई कहीं से लगा है, मैं पहले वाले में नहीं लगा है, तो भैया नहीं लगा है तो हमारी की मर्जी, तो ले लेंगे 0। इतनी बात समझ में आ गई है तो बोलो एक बार कि आ गया, नहीं तो फिर बताऊंगा। I1 P भैया मेरे देख लो, ई हो जाएगा I1, ई हो जाएगा P बराबर वहां जाएगा I2 हो जाएगा R। इक्वेशन नंबर का हो जाएगा 1। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। पहला नंबर इक्वेशन मिल चुका है, पहले लूप को मैंने लेके सॉल्व किया है। अब मैं लूप नंबर सेकेंड की बात कर रहा हूं कि लूप नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है भाई मेरे। लूप नंबर सेकेंड में चलेंगे और बी फॉर बंटी से चलेंगे, यहाँ डी फॉर डंकी के पास जाके रुक जाएंगे। यूं ऐसे 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 एक राउंड मारेंगे, बी सी डी ए। अब मैं लिखूंगा क्या जी, लूप बी सॉरी 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 बी सी डी बी। ई लूप है दूसरा, जिसका नाम दिया है गया है लूप नंबर 2 है। फिर वही सेम कहानी किरचॉफ वोल्टेज ला, मैं इनसे कहूंगा भैया कितना है, कहेगा हमारे में धारा है I1 और हमारा प्रतिरोध कितना दिया है Q, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे भैया मेरे, तो हो जाएगा I1 के साथ Q, I1 के साथ क्या हो जाएगा Q, यहाँ हो जाएगा। फिर घूमते 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 ऐसे जा रहे थे, तब तक फिर देख रहे हैं उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। कहूंगा ओहो तुम उल्टे डायरेक्शन में हो, तो मैं क्या करूंगा, तुमको क्या करूंगा, जब अब माइनस करना पड़ेगा, मजबूरी है। समझ में आ गया ना? जैसे अगर सेम वाले हो, मान लेते हैं आपकी भर्ती में आ गए, अगर आप ही के रिश्तेदार हैं गलती कर रहे हैं तो क्या उसको सजा नहीं देंगे, माफ करेंगे? देना पड़ेगा भैया। तो भैया हमारे ही रिश्तेदार हैं करंट वाले, लेकिन मैं इधर से जा रहा था, उल्टा जा रहे हैं, अब कहेंगे हम यहाँ जाएंगे, तो भैया हमारी मजबूरी है, बी के पास पहुंचना है, तो जाहिर सी बात है आपको हमको घटाना ही पड़ेगा, हटाना पड़ेगा भाई, रास्ते से हटाना पड़ेगा, यानी यहाँ घटाना पड़ेगा। तो भाई माइनस में हो जाएगा, ई है I2, हे ई का हो गया, ये देखो ये हो जाएगा I2 और इनटू में हो जाएगा जी हमारा यस इज इक्वल टू, कौन हो ये मनियो क्या बोलते हैं, सेल नहीं लगा है, ये हो जाएगा 0। फिर मिल गया मेरा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो I1 के साथ Q इज इक्वल टू I2 के साथ यस, इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा सेकेंड। बोलो बाबू यहाँ तक आया कि नहीं आया? किरचॉफ लॉ से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 3 नंबर का सवाल है, 3 लाइन लिखना ही है, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन, अगर भाग दे दो कहानी खत्म। तो दिमाग में बस इतना लगाओ, पहला दूसरा और बाद भाग कर लो। मैं लिखूंगा समीकरण, समीकरण 1 भागे समीकरण का जी 2, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 में दिया हुआ है I1 P बराबर I2 के साथ R। फिर देखेंगे 2 में क्या दिया है, I1 Q और इधर क्या दिया है I2 यस। प्यार से देखो कट जाएगा, प्यार से देखो कट जाएगा, कट गया तो भाई काट दो, I1 से I1, I2 से I2, P बटे में Q इक्वल टू R बटे में यस। यही तो हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, यही कहता है कि हीट स्टोन, यही प्रूव करने के लिए बोला है, लिखूंगा प्रूव्ड। JMD जय माता दी। ठीक है जी, आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक हो गया तो भैया एगो इमोजी भेजिए मुस्कुराने वाली कि सर हमें भी आ गया, कि हम जान गए तो है आ गया। अगर पहली बार विजिट किए हैं तो भैया
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आपको बहुत सारे बम मिलने वाले हैं, जो बम सीधे ले आके एग्जाम में फोड़ेंगे भैया। ठीक है, वो सारे दिमाग का गेम वाला बम मिल देंगे हम आपको, जो एग्जाम में फोड़ना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, और देखिए यहाँ तक इसका फोटो ले लीजिए और स्क्रीनशॉट खटाकते हैं। हो गया जी? हो गया हो तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। लो भाई, एक ये भी डेरिवेशन है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अरे भैया 3 नंबर में पूछा हुआ है, ये 3 3 नंबर वाला। इसके बाद भैया हम लोग सीधे साथ आ जाएंगे अब बड़े वाले क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अब सीधा जाएंगे 5। तो 3 नंबर वाले मात्र एक क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है शायद, या छूटा हुआ देख लेते हैं। ठीक है, बाकी छूटा होगा तो कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं चलता कौन छूट गया। अब ध्यान से सुनो, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। भाई 5 मिनट का काम है, जल्दी से हो जाएगा। आप बस धैर्य बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसी पे जवाब पे निपटा दूं, इसीलिए। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं फोटो बना रहा हूँ, आप भी बनाइएगा। ये बना दे रहा हूँ। पहला पहला ए हे एक लेंस से बना दूं पहले। ड्राइंग थोड़ा कमजोर है, इसलिए आप हंसिएगा नहीं, बस मुस्कुराइएगा। ठीक है, मुस्कुराइएगा। पहला लेंस है, समझ में आ गया? ई लेंस है L1। ई लेंस क्या है? L1। इसकी फोकस दूरी क्या है? F1। आप लिखोगे लैंग्वेज में, मैं उतना लिखूंगा तो भाई पूरा क्वेश्चन होता नहीं, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। क्या बोलोगे जी? लिखना भी क्या है जी, एक बार सुन लो ना, दिमाग में बैठा लो कि लेंस L1, फोकस दूरी F1 है, ये पहला लेंस है। इसी को सटा के एक और लेंस, तो भैया हमारी मर्जी, या तो दोनों उत्तल ले लें या तो दोनों अवतल ले लें। तो मैं उत्तल वाला बता दूंगा, बाकी केस में लिखवा दूंगा। अगर लेंस चेंज हो तो क्या होगा, आप धैर्य की घबराने की बात नहीं है। दूसरा देखो जी, एक और लेंस है, एक और लेंस है, बस इसी के सटा के एक और लेंस बनाया गया है। बहुत शानदार बन गया, पहली बार बना है हमसे एक बार में। फिगर भाई सही से बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत मिटकाना पड़ता है बार बार ऐसे। हाई लेंस L1 है, हाई लेंस L2 है, इसकी फोकस दूरी F2 है। ठीक है, लिखोगे माना दो उत्तल लेंस L1 और L2 है, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 और F2 है। कहोगे तो मैं लिख दूंगा, घबराने की बात नहीं है। बाकी आप, मुझे लगता है कि लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां से, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहां से जैसे ही इसके पास जाएगी, अब देखो भैया, लाल पीला हरा नीला, मेरे लाल पीलो और हरे नीलो, तो ध्यान से सुनना। अरे यहाँ गया, ए हे, देखो यहां से जैसे ही थोड़ा सा भैया भाग गया इधर उधर। ठीक है, चलो देखो यहां से जैसे ही यहां से जाएगा, देखो समझ में आ गई। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये जूम करिए कि लेंस L2 नहीं है, लेंस L2 नहीं है, गायब है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही यह प्रकाश की किरण यहां से चल के इसके पास पहुंचेगी, तो उसका होगा अपवर्तन, मतलब धोखा। वो सीधे चली जाएगी मुड़ के इधर, ये सीधे चली जाएगी ऐसे मुड़ के इधर, और यहां कहीं इसका इमेज बनेगा आई डैश। वहां क्या बनेगा? इमेज आई डैश। जिस इमेज की जो डिस्टेंस होगी यहां से हो जाएगी वी डैश। क्या हो जाएगी जी? वी डैश। मैंने क्या बोला है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, जहां से प्रकाश की किरण चली, यहां आके टकराई, टकराने के बाद हुआ उसका अपवर्तन, अपवर्तन के पश्चात सीधे चले गई। तुम कहोगे भैया सर जी है तो है, तो भैया अभी मैं माना हूं नहीं है, तब का कंडीशन है जब वो दूसरा लेंस नहीं है, तो सीधे जाता यहाँ टकरा के, तो उसका एक फोटो बनाता, इमेज बनाता आई डैश, और ये है वी डैश। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, तो एक बार भाई शानदार तरीके से ताली बजा दीजिए आप भी। तो भैया ये है यू,
ए है हमारा वी डैश। अब मैं कहूंगा सर आपने कहा मान लिए कि यह लेंस नहीं है तो इमेज बनेगा आई डैश, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि संपर्क में दो गो है तो मानना तो पड़ेगा भाई, तो हम भी मान लिए। दोनों लेंस को सटा दिए हैं, दोनों लेंस को सटा दिए हैं। जैसे ही ये लेंस सट गया तो कहेगा भैया तुम अपना काम वहां करे हो, हम तो भेज लें एक बार। तो ले भाई यहाँ से अब भेजेंगे। अब यहाँ से मैं भेजूंगा, कैसे भेजूं भाई मेरे, कैसे भेजूं, एक मिनट, ए ले लो। अब देखो यहाँ से ए यहाँ से जाएगा इसे, ए ले लो, ए पहुंचा, फाइनल इमेज आई, ए रहा इमेज आई। इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी जी, हमारा हो जाएगा भी। समझ में आई कि नहीं आई भाई, फोटो समझ में आ गई बनाना, तो फोटो बनाना ही मुझे सिखाना था, बाकी तो सब आसान है, सब आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। अब फिर समझो, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैं क्या बोला हूं, लिखो क्या, माना दो लेंस L1 और L2 है जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 और F2 दी गई हैं, दोनों संपर्क में रखी गई हैं। पहला एक ऑब्जेक्ट O है जो जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस L1 पर पड़ती है जिसका आभासी प्रतिबिंब बनता है आई डैश पर, और यही आई डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा जिसका फाइनल इमेज हमारा बनेगा आई बनेगा, जिसकी दूरी क्या होगी, भी होगी। इतना ही लिखना है, बाकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। आ जाओ, चूंकि हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है जी, जब कोई एक लेंस है उसका फार्मूला होता है 1/में F बराबर 1/में V माइनस 1/में U। यह इक्वेशन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो भाई हम कहें भाई आप भी जानते हैं, एग्जामिनर भी जानता है, लेकिन लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं। अब लिखेंगे लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए ध्यान सुना, मैं लिख रहा हूं, ए भैया उजले उजले, लेंस L1 के लिए मैं क्या लिख रहा हूं बाबू, लेंस L1 के लिए। जब मैं बात करूंगा लेंस L1 के लिए तो भाई देखना 1/, मैं सब फिगर में ही दे दिया हूं इसलिए लिखा नहीं हूं, 1/F का जब क्या हो जाएगा यहाँ F1 इजक्वल टू 1/V। भी क्या है जी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कौन है, आई डैश, दूरी क्या दिया है V डैश, तो यहाँ हो जाएगा हमारा V डैश माइनस यू, तो कहेगा भैया हम वहीं रहेंगे, आपकी मर्जी जहां बैठा लीजिए। यह इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर लिख रहा हूं लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए, L2 लेंस L2 के लिए हो जाएगा यहाँ 1/में हो जाएगा F2 इजक्वल टू ए रहा। भी होता है वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब ए है, कितना माना गया है जी, भी माना गया है, ई हो जाएगा हमारा भी -1 का यू। यही यू होगा, मतलब ये वस्तु का काम कर रहा है आई डैश, तो ये वी डैश होगा यू के सीट पर, यही याद करना है। इसके लिए यही क्या काम करेगा जी, यू का काम करेगा, बस इतना ही याद करना है, बाकी बल्ले बल्ले काम हमारा हो गया। ये यहाँ हो जाएगा वी डैश, यह इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। यहाँ तक बुझ गए तो चिंता करने की बात नहीं है, डेरिवेशन खत्म होता है यहीं पे आके, बस इतना ही समझना था, बस इतना ही समझना था, हो गया। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर क्या लिखोगे जी, समीकरण, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, क्या करें बाबू, तो जोड़ने पर, तो भैया मेरे जोड़ दे रहे हैं। जोड़ोगे तो कैसे, 1/में F1 प्लस 1/में F2, लेफ्ट हैंड को अलग अलग, राइट हैंड को अलग अलग जोड़ लेते हैं। तो थोड़ा हम जगह यहाँ टेगा नहीं, यहाँ करते हैं भैया जगह बना के, तो हो जाएगा 1/में F1 प्लस 1/में F2 इज इक्वल टू, ये क्या दिया दू, 1/में V डैश, 1/में V डैश माइनस 1/, का ये हो जाएगा U, फिर हो जाएगा प्लस, जोड़ रहे हैं 1/, का V, 1/, का V, फिर दिया माइनस, ये हो जाएगा माइनस
एक बटे का यहाँ दिया है वी डैश, ये मैं ए लिख लूंगा, ये हो जाएगा वी डैश। मैं दोनों को प्लस कर लिया, कुछ तो दिख रहा है मेरे रसगुल्ला, ये माइनस का है 1/v डैश, ये प्लस का 1/v डैश, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। यहाँ देखो अब मुझे कुछ मिला है, यहाँ 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 यहाँ, ए भैया मेरी मिराज नहीं हो, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स, ये देखो वही माइनस में है प्लस में है, तो प्लस वाले को पहले लिखूंगा 1/v-1/का u, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा 4। समझ में आई कि नहीं? अब मैं कहूंगा समीकरण 1 से 1/v-1/u को क्या दिया, 1/f। अब मैं यहां तक आप लिख लो, तो आगे बढ़ता हूं, इसी के नीचे बता देता हूं भैया, ये रहा डेरिवेशन, छूटे ना आपका। चलिए ये लिख लो, यहां से क्या होगा जी, लिखोगे कि समीकरण एक से क्या होगा जी, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f, यही है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ तक का फोटो खींचिए, तो मैं केस बता दूं, क्या बताऊं जी, केस बताने वाला हूं भाई। अब केस बताऊंगा इसका कि दोनों के जगह पर अवतल हो जाए, एक अवतल एक उत्तल हो जाए, उस कंडीशन में आपका क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बहुत आसान तरीके से बताया गया, इससे सस्ता कहीं मिलने वाला नहीं है, तो मार्केट में सस्ता नहीं मिल रहा है तो भैया हम ही सस्ते हैं तो यही ले लीजिए भैया, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में नाम दिलाना है। अब देखो केस आता है इसका, केस लिखो, केस फर्स्ट, जब क्या लिखूंगा जी, दोनों लेंस जब दोनों लेंस अवतल हो, जब दोनों लेंस अवतल हो, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, ध्यान से सुन लेना। जब दोनों लेंस अवतल हो, मैं तो फोटो के साथ दिखा दूं, ऐसे हो, तो इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है, बट अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है निगेटिव, तो ये हो जाएगा निगेटिव, f1 भी निगेटिव f2 भी निगेटिव, बस चिंता करने की बात नहीं। 1/f इक्वल टू 1/f1, तो माइनस का f1 प्लस 1/f2, तो माइनस का हो जाएगा f2, जाहिर सी बात है यही 1/f, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस को निकाल लूंगा बाहर, वो हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, यानी कि सीधे सीधे जो लेंस अवतल में आएगा, अवतल में आएगा नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस में क्या कर लिया है, बाहर कर लिया है। बात समझ में आ गई? ये आएगा ऋणात्मक, ये आएगा ऋणात्मक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं बात कर लूं कि केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड सुन लो ध्यान से, जब जब पहला लेंस जब पहला लेंस उत्तल उत्तल और दूसरा लेंस अवतल हो, दूसरा लेंस अवतल हो, तो ध्यान से सुनो, केस नंबर 2 बोल रहा है, पहला क्या दिया जी, उत्तल, पहला क्या बोला है जी, उत्तल, और दूसरा क्या बोला है जी, अवतल, ऐसे कुछ दिया हो, समझ में आ गया? ऐसे सटा के रखा है, तो इसकी फोकस दूरी f1 क्या होगी, प्लस में, और f2 क्या होगी जी, हमारा नेगेटिव में, बस यही चेंज करना है, तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 उत्तल है तो प्लस, f2 माइनस में हो जाएगा, सीधे सीधे माइनस करता हूँ, f1 माइनस 1/, का हो जाएगा f2। यह केस आप ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल कुछ भी बोलेगा तो घबराने की बात नहीं है, जो बोलेगा वो हम लोग लिख देंगे। बात अगर इतनी समझ में आ गई है तो अच्छी बात। चलिए यहां तक हो गया तो आगे बढ़िए, हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अब क्या दिया हुआ है, 3 नंबर का एक और शायद क्वेश्चन था, देख लेता हूं, नहीं होगा तो भैया लंबा वाला क्वेश्चन ही करा देता हूं। देखता हूं कोई न्यूमेरिकल आ जाए, चलो थ्योरी का काम है लग रहा है। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? फुल वेव रेक्टिफायर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए।
देखो दो तरह से, एक होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी, एक होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। दोनों में से एक वो आएगा, दोनों में से एक ठो आएगा, पक्का आएगा आएगा आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ भाई बार बार कि आएगा। तो क्या करोगे भाई, इसने बोला है कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि को आप समझा दीजिए। भैया इसका फोटो ही इसका जान है, फोटो ही इसकी जान है और वही इसकी पहचान है। तो भैया आप चिंता मत करिए, फोटो अगर मैं समझाने में सफल हो गया तो आप समझ जाइए कि आपको आ गया। तो पक्का पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपको फोटो समझा के ही जाऊं, तो आप फोटो पे ही ध्यान लगाइएगा। फोटो समझ में आ गया तो फिर यह पूरा के पूरा क्या खलास। थियरी आप लिख लोगे, मैं लिख के देता हूं कि आप लिख लोगे, क्योंकि जिनकी समझ बन जाएगी हाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्योंकि आप रट्टा मारते हो, रट्टा नहीं मारना है, एक्चुअल में समझ लोगे कैसे कैसे हो रहा है तो आराम से लिख लोगे, चिंता करने की बात नहीं है, पेन हमारा आसानी से चलता जाएगा। ठीक है बाबू, तो चलते हैं इसका फिगर बनाने। पीएन संधि डायोड फुल वेव रेक्टिफायर, क्या बोलते हैं जी इसको जी, पीएन संधि डायोड फुल वेव रेक्टिफायर। तो ध्यान से सुनिएगा, लो भाई आ गया। तो मैं बनाने चल रहा हूं इसका फिगर, इसका फिगर पूरे दिलो दिमाग में समा जाए आपके। तो ध्यान सुनो, सबसे पहले मैं बना रहा हूं एक ट्रांसफार्मर। क्या बनाया जी, एक ठो ट्रांसफार्मर। ये लो भाई, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर मैं बना रहा हूं। ये लो, जिसकी ये प्राइमरी कॉइल है P1 और दिया है P2, दिख रहा है, ये प्राइमरी कॉइल दिया है P1 P2, इसमें चल रहा है एसी सोर्स, एसी सोर्स है निवेशी, हिंदी में बोलते हैं इसको निवेशी प्रत्यावर्ती स्रोत, निवेशी प्रत्यावर्ती स्रोत बोलते हैं। जब मैं इस प्राइमरी कॉइल को दूंगा तो दूंगा भाई, यहां लगा रहता है सेकेंडरी कॉइल, यहां क्या लगा था जी, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा S1 और ये हो जाएगा S2। ये रहा हमारा सेकेंडरी कॉइल। मैं बहुत इत्मीनान से इससे बता रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये 100% छपेगा, 100% छपेगा। मैं क्या लिख रहा हूं, 100% छपेगा, तो छपेगा भाई। तो S1 S2, अब पीएन जंक्शन जोड़ना है, हाफ में एक जोड़ते हैं, फुल में दो जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन फुल यानी कि पूर्ण तरंग दिशकारी के रूप में बोला है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से एक ठो ऐसे आगे बढ़ाइएगा, एक पीएन जंक्शन ऐसे जोड़ दीजिएगा। ए भैया जोड़ दिए हमें यहाँ, सेम टू सेम काम यहाँ भी करिएगा, एक ठो यहाँ भी जोड़ दीजिएगा। ये हो गया दूसरा का वाला। यह डायोड नंबर है D1 और यह डायोड नंबर है हमारा D2, दोनों को जोड़ दिए, आगे बढ़ाएंगे। देखो मेरे भाई आगे बढ़ा, ये जंक्शन जोड़ दिया। अब क्या करोगे, यहां से एक जोड़ते हैं हम लोग लोड रेजिस्टेंस। क्या जोड़ते हैं जी, लोड रेजिस्टेंस। यहाँ टर्मिनल हमारा टी क्या है जी, हमारा टर्मिनल है, और यहाँ मिलता है हमको आउटपुट, मतलब RL लोड रेजिस्टेंस मिलता है। क्या मिलता है जी, लोड रेजिस्टेंस है, और यहाँ निकलता है हमारा आउटपुट, ये मिलेगा हमारा आउटपुट। दो निकल गया। हमने क्या दिया और क्या पाया, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या दिया जी, AC दिया हुआ है इसको, यूं 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 ऐसे, AC, AC इसके अंदर जा रही है, प्रत्यावर्ती स्रोत इसके अंदर जा रही है, ठीक है जी। और हमें यहां मिलेगा आउटपुट, और हमें यहां मिलेगा आउटपुट। यह है हमारा इनपुट, यह है हमारा इनपुट, और हमें चाहिए क्या, आउटपुट। चाहिए क्या जी, आउटपुट। इतना फिगर्स अगर समझ में आ गया है, तब मैं इसकी कार्य फंक्शन को बता रहा हूँ, कैसे काम करेगा, कैसे कन्वर्ट करेगा। इतना अगर समझ में आ गया होगा तभी मैं स्टार्ट करूंगा। फिगर बनाना बताओ कमेंट में आ गया कि नहीं आई मेरे भाई, और कमेंट में बताएंगे कि हाँ नहीं आया तो दोबारा बताऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है, आप घबराइए नहीं। जब तक नहीं आएगा तब तक मैं बताऊंगा, क्योंकि ये 100% छपेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। ये दिया है निवेशी प्रत्यावर्ती स्रोत दिया हुआ है। जब मैं इसको AC स्रोत दिया तो यह यहां से बाहर निकला। अब ध्यान से सुनो, वर्किंग प्रोसेस समझाने चल रहा हूं, इसलिए बिल्कुल ही शोर शराबा नहीं, बिल्कुल ही ध्यान से सुनना। वर्किंग
प्रोसेस एक बार समझ लो, बस जीवन पार हो गया भैया, ये काम खत्म हो जाएगा। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय बचा नहीं है। पहले हाफ साइकिल में मतलब प्रथम अर्ध चक्कर में, फर्स्ट हाफ साइकिल में ई हो जाएगा हमारा प्लस, ई होगा हमारा माइनस। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो ध्यान से सुनो, मैं पहले इसको प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऊपरा वाला प्लस नीचे वाला होता है माइनस। पहले हाफ साइकिल में ये क्या होगा जी, यह हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो भैया गांठ बांध लेना कि अब क्या होगा। आपको पता है पीएन संधि में हाई पी है हाई एन है, तो इधरिया वाला होता है प्लस, इधरिया वाला होता है माइनस, ये वाला माइनस। समझ में आ? जो नोक होता है माइनस, इधर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है पहले हाफ साइकिल में, यानी कि पहले अर्ध चक्र में, पहले अर्ध चक्र में होगा क्या कि मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये प्लस है, यही प्लस से जुड़ा है और ये माइनस। मैं बोलूंगा कि पहले अर्ध चक्र में, देखो मैं लिख भी दूंगा, पहले पहले अर्ध चक्र में, पहले अर्ध चक्र में डायोड D1, कल लिखूंगा जी डायोड D1 क्या होगा, प्लस से प्लस जुड़ा है तो अग्र अभिनत होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। डायोड D2 प्लस से माइनस जुड़ा हुआ है तो पश्च अभिनत होगा। तो पहले अर्धचक्र में डायोड D1 होगा अग्र अभिनत, अग्र अभिनत, डायोड D1 अग्र अभिनति पर होगा होगा और डायोड D2, डायोड D2 पश्च अभिनति पर होगा, पश्च अभिनति पर होगा, पश्च अभिनति पर होगा। तो D1 के कारण, D1 के कारण धारा बहेगी, D1 के कारण धारा बहेगी, लेकिन लेकिन D2 के कारण, D2 के कारण कोई धारा नहीं बहेगी, कोई धारा नहीं बहेगी। समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई नहीं? ध्यान सुनना, हमने क्या बोला कि पहले अर्ध चक्र में डायोड D1 के कारण धारा बहेगी, D2 के कारण धारा नहीं बहेगी। मतलब है जो AC है वो किस में चेंज हो गया, DC में चेंज हो गया। कौन किया है, डायोड नंबर D1 किया है। इतनी बात समझ में आ गई? यह रेक्टिफायर है, AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। हमने बोला कि पहले अर्ध चक्र में डायोड D1 के कारण क्या होगा जी, AC से DC में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया आधा खत्म। इतनी पहला पार्ट हुआ अभी, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट, पहले दूसरे अर्ध चक्र में, क्या लिखोगे यहां से, फिर लिखोगे दूसरे अर्ध चक्र में, यहां से फिर होगा दूसरे अर्ध चक्र में, दूसरे अर्ध चक्र में, अर्ध चक्र में, ठीक है। बोल दे रहा हूं, लिख लेना। दूसरे अर्ध चक्र में ध्यान से सुनो, अब ये माइनस हो गया तो हो जाएगा माइनस। घबरा गया था भाई, इरेजर कहाँ है, देखो यहां से, ए हो गया और ए हो गया। दूसरे अर्ध चक्र में क्या होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अब ए माइनस यानी क्या हो गया जी, माइनस, ई हो जाएगा प्लस। समझे कि नहीं समझे? दूसरे अर्ध चक्र में डायोड D1 किससे जुड़ा है जी, माइनस से जुड़ा हुआ है, और यह किससे जुड़ गया, प्लस जुड़ गया है। तो मैं बोलूंगा वही दिमाग से सुन लो। लिखोगे कि दूसरे अर्ध चक्र में डायोड D1 पश्च अभिनत पे होगा और डायोड D2 अग्र अभिनत पे होगा। तो इस बार डायोड D1 के कारण कोई धारा नहीं बहेगी, लेकिन इसी समय डायोड D2 के कारण एक धारा बहेगी। समझ में आ गया? तो इस बार भी होगा, बट दूसरा कोई, यह है डायोड नंबर D2, क्योंकि ये हो गया अग्र अभिनत पर, इसकी वजह से धारा बहेगी, D2 की वजह से कोई धारा नहीं बहेगी। यही लिख लेना है। बात समझ में आई? उसके बाद लिख लो एंड सो ऑन, आगे बढ़ जाओगे। इसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है यहीं पे। फिर से कहेंगे अगले अर्ध चक्र में, पहला दूसरा तीसरे अर्ध चक्र में फिर ए हो जाएगा प्लस, मतलब ई हो जाएगा प्लस, ई हो जाएगा माइनस। तो क्या कहोगे, डायोड D1 अग्र अभिनत पे होगा तो D1 के कारण धारा बहेगी, लेकिन D2 के कारण कोई धारा
नहीं बहेगी। फिर अगले चौथे में क्या होगा, ई माइनस ई हो जाएगा प्लस। तो किसके कारण, D2 के कारण धारा बहेगी और D1 के कारण कोई धारा नहीं बहेगी। यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो यही देखने को मिला कि हमने जितना AC दिया पूरा का पूरा DC में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए इसका नाम है पीएन संधि पूर्ण तरंग दृष्टकारी, मतलब पीएन जंक्शन फुल वेव रेक्टिफायर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा आप क्राइटेरिया समझ गए होंगे भाई, ठीक है। एक फिगर बनाइएगा, जो बोला हूं वर्किंग प्रोसेस थोड़ा सा मैं हिंट दे दिया हूं और लिख लीजिएगा, कहेंगे तो पूरा मैं लिखवा दूंगा, ठीक है जी। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं लिखवाऊंगा नहीं, और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसको आप कर लीजिएगा, मैं जैसे बोला हूँ उसको लिख लीजिएगा। यहां तक मैं लिखवा दिया हूँ। ऐसे ही सवाल दूसरे चक्र में डायोड D1 क्या होगा, डायोड D1 अग्र अभिनत पे और डायोड D2 पश्च अभिनत पे, ऐसे लिख के बार बार लिख लीजिएगा, खत्म है इसका वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। चलता हूँ अगला क्वेश्चन। अल्फा कण प्रक्रिया ये भी कर लिए भाई। और कौन सा क्वेश्चन है, इधर देखो, डी ब्रॉगली का द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की गतिज ऊर्जा में संबंध, गतिज ऊर्जा में संबंध बताना है भाई, तो ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं जी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों कह रहा हूं मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये बार बार आता है, ध्यान से सुनो। डी ब्रोगली क्या कहा था, रिलेशन मैं करा दूंगा, थियरी सुन लो, दो लाइन का है, कहा का डी ब्रोगली ने कहा जब भी कोई कण, कोई कण मतलब इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जब गति करता है, क्या करता है जी, जब गति करता है, तो गति करता है तो गति के समय यह तरंग के रूप में कार्य करता है। उसी तरंग को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के नाम से जाना जाता है। और डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होता क्या है, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली, सॉरी उल्टा क्या बोलते हैं, कि जो डी ब्रोगली तरंग को लैम्डा से लिखा जाता है, और जो लैम्डा होता है वह मोमेंटम यानी कि संवेग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। समझ में आ गई बात। तो इसी चीज को लिखा है। मेन चीज इंपॉर्टेंट यह है कि डी ब्रोगली तरंग का गतिज ऊर्जा से क्या संबंध है, ये हमें बताना है कि गतिज ऊर्जा से क्या संबंध है। तो गतिज ऊर्जा और डी ब्रोगली तरंग लैम्डा दोनों को मैं लिख के यहां बता दे रहा हूं, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनना, पहला लिखो, डी दे ब्रोगली लिखा है, दे ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और डी ब्रोगली तरंग होता क्या, हमने अब क्या बोला जी, जब कोई पार्टिकल यानी कि कण, जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जब मोशन में होता है, गति करता है, तो इसके गति के कारण वो तरंग के रूप में दिखाई देता है, तरंग के रूप में कार्य करता है। उसी तरंग को डी ब्रोगली ने क्या बोला, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के नाम दे दिया गया था। और उन्हें बोला कि जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है जी, मोमेंटम के होता है भाई। तो लैम्डा इक्वल टू यहां से आता है एच अपान का पी, लैम्डा इक्वल टू आता है एच अपान का पी, यह इक्वेशन हो जाएगा यह फर्स्ट। और जहां एच क्या है जी, प्लॉन्क कांस्टेंट है, प्लॉन्क कांस्टेंट है, प्लॉन्क कांस्टेंट है। इस समय तक आपको बहुत बार मिला होगा ए लैम्डा, ये क्या है, प्लॉन्क कांस्टेंट है, ठीक है जी। अब हमें संबंध बताना है, तो संबंध में क्या होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। माना माना यम द्रव्यमान का कोई कण, यम द्रव्यमान का कोई कण है, भी वेग से गति कर रहा है, भी वेग से गति कर रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी मैक्सिमम हाफ एम भी स्क्वायर। यह इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। यह इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर देखो संवेग, संवेग बराबर होता है
द्रव्यमान गुणे क्या होता है जी वेग, इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ गया। तो संवेग के रूप में लिखना है या ध्यान से सुनना। समीकरण एक, समीकरण एक दिया है, समीकरण एक से मैं कुछ लिखने जा रहा हूं यहां से। ई काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा हो जाएगा 1/2 एम भी स्क्वायर दिया है। मैं क्या कर रहा हूं, एम से गुणा और एम से भाग करने चल रहा हूं। तो ये हो जाएगा ई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 एम एम हो जाएगा एम का स्क्वायर भी का स्क्वायर अपान का हो जाएगा एम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ये हो जाएगा ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा यम इंटू में भी, देखो यहाँ स्क्वायर थोक रेट में स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा यम। अब देखो यहाँ से एम भी का मान दिया है क्या जी पी, एम भी का मान क्या हो जाएगा जी यहाँ से पी। तो यहाँ से हो जाएगा ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपान में 2m। समझ में आया कि नहीं आया। ई के इक्वल टू पी स्क्वायर में मतलब एम बी की जगह पर पी रख लेंगे, अपान में क्या हो जाएगा जी 2m हो जाएगा। अब देखो यहाँ से पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा 2 काइनेट सॉरी 2 आई है गतिज ऊर्जा इंटू में एम। तो पी हो जाएगा अंडर रूट में 2 गतिज ऊर्जा एम। ये हो गया गतिज ऊर्जा और किसमें मोमेंटम में संबंध या मोमेंटम यानी क्या बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं संवेग। ये हो गया संवेग, ये हो गया इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और वो हो गया हमारा मास। अब इसको हम तरंग दैर्घ्य वाला कहाँ गया इसके पहले, तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपान का पी, वहां लाके रख देंगे तो नया इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ से क्या लिखे समीकरण नंबर एक माने हो ना, देखो ये भी एक माना गया है। मान लेते हैं समीकरण ए है, कैपिटल ए है, तो पी मिला है, ला के मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, ला के यहाँ रख दे रहा हूँ। समीकरण समीकरण ए में पी का मान रखने पर, पी का मान रखने पर तो हो जाएगा हरिओम लेमडा इक्वल टू एच अपान का पी क्या होगा जी अंडर रूट में 2 गतिज ऊर्जा इंटू में एम। ठीक है, चलो इसको लौकी बना दिया, टांग लो ही। ठीक है भाई, टांग लो इसको, फार्मूले को टांग लेना जाके। हो गया लेमडा इक्वल टू एच अपान 2 ई के एम। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो एक बार आप देख लीजिएगा, एक बार देखिए तो फिर बताऊँ इसके आगे। देख लीजिए एक बार, यहाँ तक हो गया है तो अच्छी बात, हो गया। चलिए चलिए मैं एक बार फिर समझा दूं इसको। पूछा क्या है, डी ब्रोगली द्रव तरंग की अवधारणा क्या है। तो बोलना कि डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जब कोई कण गति करता है, कण में आएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, गति करता है तो गति करते वक्त उसको क्या बोलते हैं हम लोग जी तरंग दैर्घ्य, यानी उसको तरंग के रूप में गति करता है। जब तरंग के रूप में गति करता है तो उसका कुछ तरंग दैर्घ्य होगा। तो डी ब्रोगली ने नाम दिया उसका डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, उसी ने बताया तो भाई वो अपना ही नाम रखेगा, जाहिर सी बात है। उन्होंने बोला कि डी ब्रोगली का जो तरंग दैर्घ्य है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा पी। ये हटेगा तो यहाँ आता है एच, एच होता है प्लॉन्क कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है लिख दे क्या भाई, प्लॉन्क कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। भाई इंपॉर्टेंट है, ये लाके रख दिया। अब कहा कि भाई कि इसमें लेमडा में और काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम में जो भी रिलेशन पूछे हम सब इकट्ठे निकाल दिए हैं। देखो यहाँ से क्या बोला जी, माना यम द्रव्यमान का कोई कण भी वेग से गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा कर रहा है, तो क्या लिखेगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा होगी ई के हाफ एम बी स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, संवेग होगा द्रव्यमान गुण वेग इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब क्या करें समीकरण नंबर एक से क्या किए हैं, ऊपर नीचे यम से गुणा कर लिए हैं, यम यम हो जाएगा यम स्क्वायर, ए हो जाएगा नीचे क्या दिया भी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2 इंटू में यम स्क्वायर भी स्क्वायर दो बार है तो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो इकट्ठे करके ऊपर स्क्वायर लगा दिए हैं, नीचे हो जाएगा ई के बराबर एम भी के सीट पे यहाँ से लिख देंगे क्या जी एम भी किसके बराबर है पी के बराबर है, तो पी स्क्वायर अपान में 2m। ये इसके पास चला जाएगा पी स्क्वायर बराबर 2
एम के हो जाएगा यहाँ से, जब यहाँ स्क्वायर है इधर जाएगा, ए हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। तो समीकरण ए में पी का मान रख दे रहे हैं लाके, लैम्डा बराबर h/2m, ये है मेरा रिलेशन है। एक ये वाला भी है, एक गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध है, एक गतिज ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में संबंध है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, इसी के साथ आज का ये सेशन ओवर होता है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो भैया जरूर जरूर लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भेज लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा कि सबका भला हो जाए, क्योंकि ये शानदार क्वेश्चन का सीरीज रहा है। ठीक है जी, साथ ही साथ जो नए हैं भैया वो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे उनको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं, आज की सेशन यही ओवर होती है, फिर मिलते हैं सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।